गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जब आप यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट की बात करेंगे ना, तो समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जो टॉपिक होता है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि ये किसी भी पाठ्यक्रम में डायरेक्ट दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन लर्निंग एंड पेडागोजी में जब बात आती है तो वहां पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और कोई एक सवाल यहाँ से जरूर पूछा जाता है। सवाल में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है किसके पूछे जाने की। तो ये जो 6 चरण आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं ना, थंबनेल पर ही 6 चरण दिखाई पड़ रहे हैं समस्या समाधान के। यही 6 चरण सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो उसको हमने पहले ही मेंशन कर रखा है सामने, थंबनेल पर ही आप उसे देख सकते हैं। तो वीडियो को प्रारंभ करेंगे उससे पहले आपसे अपील करेंगे कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने हित मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक वीडियो 12 मिनट तक की लगभग जाएगी और इसमें आप वह सब कुछ सीख जाएंगे जो आपको समस्या समाधान के अंतर्गत सीखना चाहिए। सबसे पहले मीनिंग की बात कर लेते हैं। समस्या समाधान होता क्या है? जब किसी व्यक्ति के सामने कोई ऐसा लक्ष्य हो जिसे वो प्राप्त करने का रास्ता उसे तुरंत नहीं सूझता है, या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है लेकिन वह लक्ष्य तक पहुंच नहीं पा रहा है, उसमें कोई व्यवधान आ जा रहा है, और व्यवधान से पार पाने के लिए जो मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रिया वो करता है, उसी मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रिया को समस्या समाधान कहते हैं। या एक उच्च स्तर का संज्ञानात्मक चिंतन होता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? कोई लक्ष्य बनाया, लक्ष्य तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, जो भी मार्ग अपना रहे हैं वो मार्ग आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पा रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो इसका मतलब आपके सामने व्यवधान आ गया। अब व्यवधान को पार पाने के लिए आप क्या करेंगे? मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रिया करेंगे। और जो मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रिया करेंगे वो हायर ऑर्डर का कॉग्निटिव थिंकिंग आप करेंगे, उच्च स्तर का संज्ञानात्मक चिंतन करेंगे ताकि आपको लक्ष्य तक आप पहुंच जाएं। यही प्रक्रिया समस्या समाधान की प्रक्रिया कहती है। स्किनर कहते हैं कि समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें सही अनुक्रिया को सीखने के लिए चिंतन प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। ये स्किनर का कहना है। वुडवर्थ का कहना है कि समस्या समाधान की प्रक्रिया में व्यक्ति के सामने एक बाधा उपस्थित होती है। वह उस बाधा को पार करने के लिए नए तरीके खोजता है। यही नए तरीके खोजने की प्रक्रिया समस्या समाधान की प्रक्रिया कहलाती है। गेट्स व अन्य का कहना है कि समस्या समाधान चिंतन का वह रूप है जो किसी कठिनाई को हल करने तथा नए अनुभवों को प्राप्त करने में सहायक होता है। ये किसकी परिभाषा है? ये गेट्स व अन्य की परिभाषा है। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। समस्या समाधान के वैज्ञानिक चरण मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। इसी को वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दीजिए, क्योंकि यही सवाल आपके परीक्षा के लिए जरूरी हो जाता है। यहां पर बात करेंगे समस्या समाधान के वैज्ञानिक चरण में जॉन डीबी का नाम आता है। जॉन डीबी ने एक पुस्तक लिखा था, हाउ वी थिंक, हम कैसे सोचते हैं। उसी में इस बात को समझाया। आधुनिक मनोवैज्ञानिक के अनुसार समस्या समाधान मुख्य रूप से 6 चरण में होते हैं। आयोग इनका क्रम लगाने को लेकर के सवाल पूछ लेता है, चाहे सीबीएसई हो, चाहे यूपी टेट हो, कहीं पर भी बात करें तो ये सवाल क्रम लगाने को लेकर के पूछता है। सबसे पहला क्रम होता है कौन सा? समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले यह जानना कि समस्या आखिर है क्या। जैसे इन लाइन एग्जाम्पल की बात कर दें, छात्र परीक्षा में लगातार गणित में कम नंबर ला रहा है। शिक्षक और छात्र पहले उसे इस समस्या को चिन्हित करते हैं कि गणित के अंक कम क्यों आ रहे हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम हो गया, समस्या की पहचान हो गई कि गणित में नंबर क्यों कम आ रहे हैं। उसके बाद क्या किया जाएगा? समस्या का विश्लेषण किया जाएगा दूसरे चरण पर, यानी समस्या को छोटे छोटे पदों में तोड़ करके उसे समझा जाएगा और उससे जुड़े आंकड़े इकट्ठा किया जाएगा। यह देखना कि क्या बच्चे को फार्मूले याद नहीं है, या उसकी कैलकुलेशन खराब है, या वह समय का प्रबंध नहीं कर पा रहा, प्रबंधन नहीं कर पा रहा, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा, क्यों उसका परफॉर्मेंस गणित में खराब हो रहा है। विश्लेषण किया जाएगा समस्या को, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा? परिकल्पना का निर्माण किया जाएगा। समस्या को हल करने के लिए दिमाग में जो संभावित रास्ते आते हैं, अनुमान आता है, उसी को परिकल्पना कहते हैं। हाइपोथेसिस इसे इंग्लिश में कहते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है? किसी भी समस्या के समाधान के लिए जो आइडिया, जो विचार हमारे दिमाग में उत्पन्न होते हैं, उसी को हाइपोथेसिस कहते हैं। जैसे बच्चा सोचता है कि अगर मैं रोज 20 सवाल हल करूं और फार्मूलों का चार्ट बना लूं तो शायद नंबर सुधर जाएंगे।
तो ये आइडिया उसके दिमाग में आ गया। अब जब आइडिया दिमाग में आ गया तो वह उस आइडिया का क्या करेगा, परीक्षण करेगा, परिकल्पनाओं का परीक्षण करेगा, सोचे गए उपायों को असलियत में लागू करके देखना। बच्चा लगातार 1 हफ्ते तक रोज 20 सवाल हल करता है, चार्ट से फार्मूले याद करता है। अब वो परिकल्पना को लागू कर रहा है, जो भी आइडिया उसके दिमाग में आया था अब उसे लागू कर रहा है, और अंत में क्या हो जाएगा, निष्कर्ष या परिणाम पर पहुंचना हो जाएगा। यह देखना कि कौन सा उपाय सबसे सटीक काम कर रहा है। मार्क टेस्ट देने पर बच्चे के नंबर बढ़ जाते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि उसका सोचा गया उपाय सही था। यदि मार्क टेस्ट देने के बाद उसका नंबर नहीं बढ़ रहा है, अब नंबर नहीं बढ़ रहा तो इसका मतलब है उसका उपाय कारगर नहीं है। समझ में आ गई बात कि नहीं? अंतिम चरण आता है सामान्यीकरण का। सीखे गए तरीकों को भविष्य के अन्य समस्या के समाधान में लागू करेगा। यदि समस्या समाधान वो कर पाया, जो आइडिया उसने बनाया, जो हाइपोथेसिस निर्मित किया, अगर उस आधार पर वह समस्या का समाधान कर रहा है तो एक तरीका उसने इजाद कर लिया, खोज लिया। अब उस तरीके का जनरलाइजेशन हो जाएगा, सामान्यीकरण होना मतलब अब वो मिलती जुलती समस्याओं में दूसरी अन्य समस्याओं में उसका प्रयोग करना शुरू कर देगा, ये सामान्यीकरण हो जाएगा। तो इस तरीके से समस्या समाधान के वैज्ञानिक चरण में पहला हो गया कौन सा, समस्या को पहचानना, उसका विश्लेषण करना, हाइपोथेसिस का निर्माण करना और हाइपोथेसिस का परीक्षण करना, और अंत में निष्कर्ष निकालना कि क्या वो लागू हो पा रहा है सही कि नहीं लागू हो पा रहा है। और जब लागू हो गया तो सामान्यीकरण हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होगा सामान्यीकरण नहीं देगा, यही निष्कर्ष निकालने तक का ही ऑप्शन में रहेगा। तो आप सभी को इस क्रम को बाकायदे याद रख लेना है, ये क्रम आप सभी से परीक्षा में पूछा जाता है। समस्या समाधान की कुछ प्रमुख रणनीतियों और विधियों की बात कर लें तो देखिए, बच्चे या वयस्क समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग मानसिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं। एक तकनीक होती है कौन सी, कलन विधि। अक्सर विकल्प में ये दिखाई पड़ेगा आप सभी को, कलन विधि, एल्गोरिदम जिसको बोलते हैं। इसमें समस्या को हल करने के लिए एक फिक्स चरण दर चरण नियम या फार्मूला होता है। इसमें समय ज्यादा लग सकता है लेकिन उत्तर 100% सही आता है। उदाहरण ले लीजिएगा, गणित के सवाल को सूत्र जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के माध्यम से हल करना, कंप्यूटर के दिए गए कोडिंग के निर्देश, ये सब किस पर होते हैं, ये फिक्स एल्गोरिदम होते हैं। जैसे गणित में आपको फार्मूला बता दिया गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसी पर आधारित आपको सवाल दे दिया गया। तो ये क्या हो गया, फिक्स एल्गोरिदम। इसी को कलन विधि कहते हैं, जहां पर समाधान की 100% गारंटी है और नियम पहले से फिक्स हों। यदि उस तरीके का प्रयोग कर रहे हैं, कलन विधि हो जाता है। गणित ज्यादातर इसी पर आधारित होता है। आगे बढ़िएगा, अन्वेषणात्मक विधि, स्वतः शोध, जिसको ह्यूरिस्टिक मेथड कहा जाता है। ये वाला शब्द अक्सर आपको मिलेगा, स्वतः शोध करके मिलता है। एक प्रकार का शॉर्टकट या थंब रूल है। इसमें व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाता है। इसमें समय कम लगता है पर उत्तर सही होने की गारंटी 100% नहीं होती है। जैसे ताले की चाबी खो जाने पर घर के पुराने अनुभवों के आधार पर किसी तार या नुकीली चीज से ताला खोलने का जुगाड़ लगाना। जुगाड़ काम भी कर सकता है, नहीं भी काम कर सकता है, ह्यूरिस्टिक मेथड होता है। एक देखिए, अक्सर ये सवाल में रहता है, साधन साध्य विश्लेषण, मीन्स एंड एनालिसिस। इसमें व्यक्ति अपनी अंतिम मंजिल और वर्तमान स्थिति के बीच अंतर को कम करने के लिए समस्या को छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ देता है। जैसे किसी छात्र को 200 पन्नों की एक किताब याद करनी है, अंतिम लक्ष्य है। वह इसे आसान बनाने के लिए तय करता है कि वह रोज केवल 10 पन्ने पढ़ेगा। यह उसका क्या हो गया, टारगेट का भी सेट हो गया, वो छोटे छोटे लक्ष्य बांट लिया उसने। इसको क्या बोलते हैं, साधन साधन साध्य विश्लेषण। आगे बढ़िएगा, एक प्रयास व त्रुटि होता है, थांडाइक के अनुसार है, बिना किसी निश्चित नियम के बार बार अलग अलग तरीके आजमाना और गलतियों से सीखते हुए सही हल तक पहुंच जाना। जैसे भूल भुलैया वाले खेल में होता है, ये वाला खेल हम लोगों ने बचपन में किताबों में पेंसिल दौड़ा दौड़ा करके खेला है ना। तो बार बार ट्राई करते करते अंत में एक हम सही समाधान पर पहुंच जाते हैं, तो वो हमारा होता है ट्रायल एंड एरर। अगला है इंसाइट या अंतर्दृष्टि। कोहलर के अनुसार परिस्थिति का अचानक से पूरा अवलोकन करके दिमाग में एकाएक समाधान का आना। जैसे आहा अनुभव, जो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इसने प्रयोग किया था। और भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आता है आगे, कौन सा, समस्या समाधान में आने वाली बाधाएं पूछा जाता है। इस टॉपिक का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण हिस्सा है, यहां से हर बार ट्रिकी सवाल बनते हैं। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, प्रकार्यात्मक स्थिरता, फंक्शनल फिक्सनेस, इसको याद रखिएगा।
जब व्यक्ति किसी वस्तु का उपयोग केवल उसके पारंपरिक या फिक्स कार्य के रूप में ही देख पाता है, उसके किसी नए या अनोखे उपयोग के बारे में नहीं सोच पाता है, तो सृजनात्मकता की सबसे बड़ी दुश्मन मानी जाती है। इसको प्रक्रियात्मक स्थिरता माना जाता है। लकीर का फकीर होना, कोल्हू का बैल हो जाना, इससे समस्या का समाधान नहीं मिलता है। एक छात्र को कागज पर कुछ चिपकाना है, लेकिन कमरे में गोंद नहीं है। कमरे में सेलो टेप या डबल साइड टेप रखी है, लेकिन वह सोचता है कि चिपकाने का काम तो सिर्फ गोंद ही कर सकता है। वह टेप का वैकल्पिक उपयोग नहीं सोच पाता है। इसी को प्रकार्यात्मक स्थिरता कहेंगे। आगे समझिए, एक होता है मानसिक विन्यास, मेंटल सेट। जब व्यक्ति किसी समस्या को हल करने के लिए केवल उसी तरीके का उपयोग बार-बार करता है जो उसने भूतकाल में सीखा था, पहले सीखा है। भले ही वर्तमान समस्या के लिए कोई दूसरा आसान तरीका उपलब्ध हो, लेकिन वह आसान तरीके का प्रयोग ना करके उसी पुराने तरीके का प्रयोग करता है, तो लचीलेपन को खत्म कर देता है। जैसे एक छात्र हमेशा गणित के सवालों को लंबे और पारंपरिक तरीके से हल करता आया। परीक्षा में जब उसे वही सवाल कम समय में करना होता है, तब भी वह वही पुरानी आदत के कारण शॉर्टकट तरीके का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। उसका समय खत्म हो जाता है और वो क्या करता है, पूरा हल भी नहीं कर पाता है। आगे बढ़िएगा। एक होता है पुष्टि पूर्वाग्रह। केवल उन जानकारियों या तर्कों पर ध्यान देना जो व्यक्ति के खुद के पहले से बने हुए विचारों की पुष्टि करते हैं और विरोधी तथ्यों को नजरअंदाज कर देते हैं, है ना? एक होता है एक शिक्षक के रूप में कक्षा में बच्चों के अंदर समस्या समाधान कौशल विकसित करने के कौन से उपाय होने चाहिए। ये सवाल ज्यादातर सीटेट में पूछता है। तो बच्चों को रटने के बजाय अपसारी चिंतन के लिए प्रेरित करना चाहिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए। कक्षा का वातावरण भयमुक्त होना चाहिए ताकि बच्चे बिना डरे गलतियां कर सकें, क्योंकि गलतियां समस्या समाधान का क्या होती हैं, हिस्सा होती हैं। बच्चों के सोच में झांकने के लिए खिड़की का काम करती हैं गलतियां। बच्चों के सामने खोजी परिस्थितियां यानी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग उत्पन्न करनी चाहिए, जहां वो खुद कर सकें। बच्चों को प्रकार्यात्मक स्थिरता से बाहर निकलने के लिए एक ही वस्तु के कई वैकल्पिक उपयोग सोचने के लिए कहना, जैसे खाली प्लास्टिक की बोतल से हम क्या-क्या बना सकते हैं। आगे समझिए। नहीं, आगे नहीं समझिए, यहीं पर काम खत्म हो जाता है इसका। इस तरीके से 12 मिनट की क्लास में हम लोगों ने समस्या समाधान चैप्टर को एकदम कंप्लीटली समझ लिया। देखो, समस्या समाधान वैसे तो समझाया जाए, लिख-लिख करके पढ़ाया जाए तो इसमें बाकायदा 50 मिनट का समय लग जाएगा। आपको यही नोट्स बनाने में पर्याप्त समय देना पड़ेगा, ये निश्चित तौर पर है। लेकिन हम 12 मिनट के भीतर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग को बहुत ही बेहतर और ठोस तरीके से उदाहरण देकर के समझा देते हैं। तो यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और प्यारा-सा कमेंट वीडियो के नीचे छोड़ दीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।